हेलो एंड आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक में। बाय द बुक में यूपीएससी, एपीएससी, स्टेट पीसीएस और विभिन्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। तो मैं पंचरन दत्ता बोरा, मैं इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। लास्ट वाले लेसन में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में, उसके सारे फीचर्स और उसका इंपॉर्टेंस डिस्कस किया था। तो इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 3, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। चलिए शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट दे दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल नया है, इसके वजह से प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके उसको मेंशन कर दीजिए। थैंक यू। चलिए लेसन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले पिट्स इंडिया एक्ट को लाया किसने, पिट्स इंडिया एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, उस पर्सनैलिटी के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है ब्रिटिश के तब के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। तो विलियम पिट ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बने 1783 में और उसके एक साल बाद ही 1784 में विलियम पिट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारे खामियां थी, राइट। जब एक नया एक्ट था, पहला एक्ट था, तो ऑब्वियसली उस हर एक एक्ट में जैसे होता है उसमें भी बहुत सारे खामियां थी। तो वो सारे खामियों को दूर करने के लिए विलियम पिट ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट उनके नाम के ऊपर ही रखा गया है, विलियम पिट और फिर पिट्स इंडिया एक्ट, सेम। ओके सो और एक बात आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट जब पास हुआ था 1784 में या फिर 1783 में, जब वो विलियम पिट पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो उस जमाने के ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत ही कम आयु में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिला था, ठीक है। ओके सो देखिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए जैसे हर एक एक्ट के पास होने के पीछे एक तगड़ा वाला कारण होता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के पीछे भी एक बहुत बड़ा मोटिव था। वो मोटिव क्या था? अभी देखिए जब पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 लाया गया तो उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे रीज़न था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो कामकाज है उसके ऊपर निगरानी रखना चाहते थे, राइट, और उसको बहुत हद तक कंट्रोल करना चाहते थे। बस उतना ही, और तो कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें, राइट। बट वो सब होने के बाद भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्चुअल कंट्रोल था, जो उसके जो सारे तार थे उसको कौन कंट्रोल करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। आपको याद होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कामकाज को तब भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कंट्रोल करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को हथिया नहीं चुके थे, राइट। अभी पिट्स इंडिया एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पोजेशंस इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी टेरिटोरीज, जितने भी लैंड हथियाया था इंडियंस से, वो सबके ऊपर और स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना पूरा जोर आजमाने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पूरा अपने अंदर ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पोजीशंस थे इंडिया में, उस सबको भी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लाना चाहा। ये पिट्स इंडिया एक्ट का प्राइमरी मोटिव था। पिट्स इंडिया एक्ट पास होने के पीछे यही कारण था, ठीक है। अभी हम लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के मेन फीचर्स में आते हैं। हम लोग मेन फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर क्या था इस एक्ट का? पहला फीचर था इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या कर दिया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारे कमर्शियल और सारे पॉलिटिकल फंक्शंस संभालते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे मैनेजमेंट बॉडी, और वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन संभालता था। पहले तो कॉमर्शियल ही संभालता था, पॉलिटिकल तब से ऑफिशियल हुआ पॉलिटिकल फंक्शन जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ठीक है, आपको याद होगा। ओके, तो सेकेंड वाला हम लोग फीचर देखते हैं। देखिए, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। अभी देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कॉमर्शियल तो पहले से था ही, और 73 के बाद क्या हुआ, वो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स भी ऑफिशियली मैनेज करते थे, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो पॉलिटिकल अफेयर्स था उसको संभालने के लिए एक नया बॉडी फॉर्म किया गया। ठीक है, एक टोटली ब्रांड न्यू बॉडी फॉर्म किया गया जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं था। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखिए, लिखा हुआ है दस इज इट एस्टैब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश हुआ मैं समझाता हूँ। देखिए, अभी मॉडर्न डे में हम लोग के यहाँ पे अगर एक गवर्नमेंट हुआ तो वो क्या करेगा, वो हम लोग का कॉमर्शियल सारा कामकाज भी देखेगा, पॉलिटिकल कामकाज भी देखेगा। सो इट इज़ अ सिंगल गवर्नमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे डुअल क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल कामकाजों को संभालने के लिए कोई और बॉडी है जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसको नया बनाया गया है। सो ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया ना, दो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, एक पॉलिटिकल के लिए, एक कॉमर्शियल के लिए। सो आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रिटिश ने कौन सा एक्ट के द्वारा पहली बार डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया इंडिया में। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से समझने के लिए ये स्लाइड देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये हायरार्की दिखाया गया है, बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट और आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट। बिफोर में देखिए एकदम निचले लेवल में होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स किसको रिपोर्ट करते हैं, वो लोग रिपोर्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, देखिए सेम है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी सारा कुछ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देता है, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचता है। लेकिन अभी क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक और बॉडी जुड़ गया जो पॉलिटिक्स देखेगा, अभी पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया बॉडी बना है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, सुपरवाइज्ड ऑल सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में ये पावर दिया गया कि वो सुपरवाइज करेगा, वो मैनेजमेंट बॉडी में बैठेगा और वो क्या डिसीजंस लेगा, सुपरवाइज किस में करेगा, सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी है, ओवरऑल पॉलिटिकल अफेयर्स, वो सारा कुछ सुपरवाइज करेगा अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। और ये था एक प्योरली गवर्नमेंट बॉडी। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधा रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं है, ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बॉडी जिसको अपॉइंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पॉलिटिकल फंक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा वाला पॉइंट देखिए, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन कौन थे। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 लोग थे। पहला वाले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोजीशन में बिठाया गया था और वही सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रिजाइड करते थे, वही प्रेसिडेंट का रोल निभाते थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। उनके साथ रहते थे 4 प्रिवी काउंसिलर्स, ठीक है। और ये प्रिवी काउंसिलर्स जो है उनको कौन नॉमिनेट करता था, उनको नॉमिनेट करता था सीधा सीधी ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन का किंग जो था वो ये 4 प्रिवी काउंसिलर्स को अपॉइंट करते थे,
ओके, और उन लोगों के साथ था एक एक्सचेकर। तो टोटल 6 हो गए, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 प्रीवी काउंसिलर्स और एक एक्सचेकर। ये आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अदर चेंजेस में। देखिए, मोटा मोटी जो बड़े बड़े चेंजेस है वो सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन उन सब सारे चेंजेस के साथ कुछ छोटे मोटे या फिर आप बड़े भी बोल सकते हो, कुछ और चेंजेस भी थे जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के बारे में बोला गया है। तो आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने जब लास्ट लेसन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। सो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बेसिकली वो लोग हैं जिन लोगों के स्टेक्स लगे हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। स्टेक्स माने जिन लोग का पैसा लगा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर किसी का पैसा लगा हुआ है तो उसका से बहुत मैटर करता था उस कंपनी में। अभी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता था, उनको इलेक्ट कौन करता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। सो ऑब्वियसली आप लोग जान सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का कितना कंट्रोलिंग राइट्स था कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या चेंज किया, इस एक्ट ने वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सारे जो कंट्रोलिंग राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उसको हटा दिया। सो अभी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का क्या हाल था कि उन लोगों का सिर्फ पैसा लगा हुआ है, उसके अलावा वो लोग का कोई से नहीं है कंपनी में, वो लोग कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते इस कंपनी में, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स काउंसिल वे रिड्यूस टू 3। देखिए, आप लोग को पहले याद होगा कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस बनाया गया, उनका जो एक पोजीशन बनाया गया आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, तो उनको असिस्ट करने के लिए उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स थे। अभी जब भी कोई डिसीजन पास करना होता था तो क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक वोटिंग प्रोसेस के थ्रू जाते थे। उस वोटिंग प्रोसेस में एक वोट गवर्नर जनरल का रहता था और बाकी 4 वोट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स के रहते थे। अब क्या होता था कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो हर एक डिसीजन के लिए एक वोटिंग प्रोसेस होता था, लेकिन हमेशा देखा जाता था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 वोट्स थे वो गवर्नर जनरल से हट के जाते थे, वो उनके फॉर में नहीं जाते थे, उनके अगेंस्ट ही जाते थे। उस वजह से क्या होता था, गवर्नर जनरल को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता था कोई भी डिसीजन को लागू करने में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर के नंबर को घटा के 3 नंबर पे लाया गया। 3 मेंबर्स थे अभी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब वोटिंग होगा 4 वोट में से, ओके। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का खुद का वोट तो काउंट करेगा ही, और बाकी जो 3 बचे हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उनमें से अभी गवर्नर जनरल को सिर्फ एक भी अगर वोट मिल जाए तो क्या होगा, वो टाई हो जाएगा, वो वोटिंग प्रोसेस में टाई हो जाएगा, राइट। अभी आप लोग सोचेंगे कि टाई क्यों होना है, गवर्नर जनरल को ट्राई करना चाहिए कि मेजोरिटी से जीते, राइट। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। आप तीसरा पॉइंट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट गिव वीटो पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो बिल्स गॉट इजीली पास। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, जब भी कोई टाई हो जाएगा इस हिसाब से तो एक वीटो पावर है। टाई होने के बाद जो अल्टीमेट जो पावर होगा, जो डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्टी जीता है या फिर कौन सा बिल पास होगा कि नहीं, वो डिसीजन था गवर्नर जनरल के पास। उनको इस एक्ट ने एक वीटो पावर दे दिया। तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ पावर्स घटाए नहीं, लेकिन इनफैक्ट कुछ कुछ क्षेत्र में पावर्स बढ़ाए भी थे। जैसे अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बहुत आसानी हो गई कि वो अपने सारे डिसीजंस पास कर सके आराम से, बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रोक टोक से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इंडिया में लाने के लिए ओवरऑल अगर उसका देखा जाए तो उससे क्या बदलाव हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी टेरिटोरीज इंडिया में कैप्चर किया था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था, वो कोई ब्रिटिश या फिर ग्रेट ब्रिटेन के अंडर नहीं था, राइट। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी टेरिटरी, जितने भी प्रॉपर्टीज आज तक हथियाए हैं इंडिया से या इंडिया में, वो सब अभी ब्रिटिश के अंदर है, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है। वो सब ब्रिटिश की ही प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया में है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अभी वो कोई कंपनी रूल के अंदर नहीं है। अभी इंडिया के जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश कैप्चर किया हुआ है ब्रिटिश ने, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट को क्या बोला गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ एक नज़र रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ताकि वो लोग अपने मनमानी से सब कुछ ना चला पाए, और थोड़ा बहुत एक कंट्रोल रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा कंपनी को, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पूरे टोटल कंट्रोल में लाया। और जो इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, जो पॉलिटिकल डिसीजंस कुछ भी लेना है, वो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर लाया कि अभी जो भी होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली उस इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो हम लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल का। प्लीज़ यहाँ पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सिंस चैनल नया है तो आप लोगों की सहायता और आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है हमें। प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, गुड बाय।